Good evening, friends. You're most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims examination. Let us begin the topic. प्रमुख नीतिगत दस्तावेज एवं घटनाक्रम मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2022-23 जारी किया गया। समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत नीतिगत दरों में वृद्धि करते हुए इसे पूर्व के स्तर 4% से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.4% करने का निर्णय लिया गया। स्थायी जमा सुविधा दर SDFR 8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप स्थायी जमा सुविधा SDF का परिचालन तत्काल प्रभाव 8 अप्रैल 2022 से लागू किया गया। स्थायी जमा सुविधा दर चल निधि समायोजना सुविधा LAF कॉरिडोर के आधार फ्लोर के रूप में स्थिर रिवर्स रिपो दर FRRR की जगह लेगा। स्थायी जमा सुविधा दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम होगी। पात्र प्रतिभागी नियत दर तथा ओवरनाइट आधार पर RBI के पास जमा राशि रख सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें आरक्षित अनुपात और उधार जमा दरें। आरक्षित अनुपात में CRR 4%, SLR 18%। उधार जमा दरों में 7.25% आधार दर है 7.25% से 8.8% के बीच में बेस रेट है, और बचत जमा दर है 2.7% से 3%। नीतिगत दरें रेपो रेट 4.4%, स्थायी जमा सुविधा दर SDFR 4.15%। इसमें RBI बिना कोलेट्रल के बैंक से उधार ले सकता है। स्थिर रिवर्स रेपो रेट FRRR 3.35%। रिवर्स रेपो रेट बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं RBI द्वारा। और RBI जब बैंक को ऋण देता है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको रेपो रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जब ऋण देता है बैंक को RBI तो उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। 4.65% है बैंक रेट। और MSF दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65 है। इसमें कोलेट्रल देना पड़ता है, तो इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत होती है अगर आपको उधार लेना है तो। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में स्थायी जमा सुविधा दर SDFR की सिफारिश की गई थी, जो 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नीति का हिस्सा बनी। स्थायी जमा सुविधा SDF एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः जब बैंक को अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती तो RBI से रेपो रेट पर उधार लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी भी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार जब बैंकों के पास अधिक राशि होती है तो वे उसे RBI में रिवर्स रेपो रेट पर जमा करते हैं। यहाँ भी सरकारी प्रतिभूतियाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़मानत का काम करती हैं। SDF इसी प्रकार की सुविधा है, लेकिन इसमें किसी जमानत कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मई 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 1 1991 में लॉन्च किया गया था, जबकि NFHS 5 में जारी आंकड़े वर्ष 2019-20 के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट में जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे जनसंख्या की विशेषताएं, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी शामिल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निरंतर रूप से जारी संस्करणों का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते क्षेत्रों से
संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय आंकड़े प्रदान करना है। NFHS 5 सर्वेक्षण का कार्य 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिले 707 जिलों में मार्च 2017 तक के लगभग 6.37 लाख घरों के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है। NFHS 5 सर्वेक्षण में मृत्यु पंजीकरण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, बाल टीकाकरण, बच्चों के लिए पोषक तत्वों के घटक तथा मासिक धर्म जैसे नए आयाम शामिल किए गए हैं। जहां NFHS 4 2015 से 16 के अनुमानों का उपयोग बड़ी संख्या में सतत विकास लक्ष्य के संकेतकों के लिए आधारभूत मूल्यों बेसलाइन वैल्यूज़ के रूप में किया गया था, वहीं NFHS 5 विभिन्न स्तरों पर लगभग 34 सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए आंकड़े डेटा प्रदान करेगा। 34 सतत विकास के लक्ष्य जो हैं ये सब गोल हैं, सब डेवलपमेंट गोल हैं। तो ये 17 हैं SDG के सतत विकास लक्ष्य, 34 सब लक्ष्य हैं, उपलक्ष्य कह सकते हैं इसे। NFHS 5 के प्रमुख निष्कर्ष। भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या NFHS 4 और NFHS 5 के मध्य 2.2 से 2.0 हो गई है। क्या चीज़? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत के सभी 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से अधिक है। ये 5 राज्य हैं बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर CPR ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है। देश में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 87% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 94% है। संस्थागत जन्म में सर्वाधिक वृद्धि 27% की अरुणाचल प्रदेश में हुई है। इसके बाद असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। NFHS 4 के 62% की तुलना में NFHS 5 में 12 से 23 माह के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण आच्छादन कवरेज नागालैंड में 57% से लेकर दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में 95% तक हो गया है। उड़ीसा में 91%, तमिलनाडु में 89% तथा वेस्ट बंगाल में 88% तक टीकाकरण आच्छादन हो चुका है। विगत 4 वर्षों में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन स्टंटिंग का स्तर 38% से 38% से कम होकर 36% हो गया है। 38% से कम होकर के 36% हो गया है। क्या? स्टंटिंग मतलब ठिगनापन, उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई कम रह जाना। जहां ठिगनेपन की समस्या पुदुचेरी में सबसे कम है 20%, वहीं मेघालय में सर्वाधिक है 47%। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन एवं मोटापे में व्यापक वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया है। NFHS 5 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख निष्कर्ष। कुल आबादी में लिंगानुपात शहरी 961, ग्रामीण 1036, कुल 1017, जो NFHS 4 में 995 थी। बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाली आबादी शहरी है NFHS 5 2020-21 में 80.9 शहरी, 64.8 ग्रामीण, कुल है 68.8, और जो 36.4 थी NFHS 4 2015-16 में। स्वच्छ ईंधन खाना बनाने हेतु का उपयोग करने वाला परिवार शहरी में NFHS 5 में 2020-21 में 28.3, ग्रामीण में 36.2, कुल में 49.5, और NFHS 4 2015-16 में 32.7 थी। 15 से 49 वर्ष की आयु की साक्षर महिलाएं शहरी 77.2, ग्रामीण 62.4, कुल 66.1 NFHS 5 में 2020-21 में, और NFHS 4 में डाटा नहीं है। कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चे
1.9 शहरी, 2.5 ग्रामीण, कुल 2.4। NFHS 5 2020-21, NFHS 4 2015-16 2.7। बाल मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 42 थी शहरी, 52.6 ग्रामीण, 50.4 कुल NFHS 5 2020-21 में, और 63.5 NFHS 4 में थी 2015-16 में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन। स्टंटिंग कितनी थी? शहरी में स्टंटिंग 33, ग्रामीण स्टंटिंग 41.3, कुल स्टंटिंग 2020-21 में NFHS 5 में 39.7 और NFHS 4 में 2015-16 में स्टंटिंग 46.3। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन वेस्टिंग, तो ये 18.7 शहरी, 17 ग्रामीण, 17.3 कुल NFHS 5 2020-21 में, NFHS 4 2015-16 में 17.9 वेस्टिंग। 9वां, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन अंडरवेट 28.2 शहरी, 33.1 ग्रामीण, 32.1 कुल NFHS 5 2020-21 में, NFHS 4 2015-16 में 39.5। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन ओवरवेट 3.6 शहरी, 2.9 ग्रामीण, 3.1 कुल NFHS 5 2020-21 में, NFHS 4 2015-16 में 1.5। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया। इस हब की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2020 में घोषणा की गई थी। यह इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सब्सिडियरी कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस हब की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित तथा पोषित करने हेतु की गई है। इस हब का संचालन एक स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। RBIH इनोवेशन हब RBI का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है जो देश में अल्प आय वाली आबादी हेतु वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो, साथ ही वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिले। यह हब वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा तथा विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास हेतु प्रयासों का समन्वय करेगा। यह फिनटेक रिसर्च को बढ़ावा देने तथा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग को आसान बनाने के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा। वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित। 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, कि वर्णिका स्याही निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ वर्णिका की स्थापना की है, जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला है। यह इकाई सुनिश्चित करती है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की संपूर्ण मांग देश में ही निर्मित हो। यह इकाई कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक CSII इंटेग्लियो इंक भी बनाती है और भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों की सभी मांगों को पूरा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक नोट स्याही उत्पादन में लागत, दक्षता और आत्मनिर्भरता आई है। तो यह इकाई क्या करती है? कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक CSII भी बनाती है और भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों की सभी मांगों को पूरा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक नोट स्याही उत्पादन में लागत, दक्षता और आत्मनिर्भरता आई है। MSME रुपए क्रेडिट कार्ड 10 मई 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के मंत्री नारायण राणे, MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI तथा 4 अन्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक इंडिया एवं
HDFC बैंक के साथ MSME रुपए कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ध्यातव्य कि 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से यूनियन MSME रुपए कार्ड के पहले चरण का शुभारंभ जारी किया था। अब बात करते हैं मातृ मृत्यु दर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR की 2017 से 19। 14 मार्च 2022 को भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर MMR में 10 अंक की गिरावट दर्ज की गई। यह अनुपात वर्ष 2016 से 18 में 113 था, जो 8.8% की कमी के साथ घटकर वर्ष 2017 से 19 में 103 हो गया। मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। ये राज्य हैं केरल 30, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61, गुजरात 70। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित MMR लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। उपरोक्त 7 राज्यों के अलावा कर्नाटक 83 और हरियाणा 96 भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि MMR में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र भी MMR में 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 जनवरी 2022 में वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 15 सबसे अधिक कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप एवं निगरानी हेतु भारत में क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की। इस क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को IC15 नाम दिया गया। इस सूचकांक का उद्देश्य बेहतर विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करना तथा बाजार के विकास को सक्षम बनाना है, ताकि निवेशक क्रिप्टो करेंसी पारिस्थितिकी प्रणाली के बारे में अधिक जागरूक हो सके। सूची में स्थान पाने हेतु किसी क्रिप्टो करेंसी को निम्नलिखित अर्हता पूरी करनी होगी। समीक्षा अवधि के दौरान व्यापारिक दिनों के कम से कम 90% पर व्यापार, पूंजीकरण परिचालन के संदर्भ में शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल, व्यापारिक मूल्य के आधार पर शीर्ष 100 सबसे अधिक तरल क्रिप्टो करेंसी में से एक। IC15 इंडेक्स को क्रिप्टो वायर द्वारा गठित एक इंडेक्स गवर्नेंस कमेटी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जिसमें क्रिप्टो विशेषज्ञ, निपुण शिक्षाविद और उद्योग व्यवसायी शामिल होंगे। समिति द्वारा ही सूचकांक की निगरानी, रखरखाव और प्रबंधन किया जाएगा। समिति बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 400 क्रिप्टो करेंसी में से 15 क्रिप्टो करेंसी का चयन करेगी। तिमाही आधार पर सूचकांक की निगरानी, समीक्षा और पुनर्संतुलन रीबैलेंसिंग किया जाएगा। इंडेक्स का आधार मूल्य 10,000 निर्धारित किया गया है, जबकि आधार तिथि 1 अप्रैल 2018 है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा, तो शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है किसको? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। जनवरी 2022 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। फलस्वरूप है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होगा। पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2013 में गठित नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक पेमेंट्स बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का एक प्रगतिशील डिजिटल बैंक है, जो दूरसंचार की अग्रणी कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल की अनुषंगी कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पेटीएम पेमेंट बैंक को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा। दिसंबर 2021 में पेटीएम की एक अनुषंगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया। पेटीएम भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट से तात्पर्य ऐसे भुगतान या पेमेंट से है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। ये मोबाइल डेटा से भी हो जाता है। मोबाइल डेटा क्या कह रहा हूँ, मोबाइल के नंबर से भी हो जाता है।
इसमें आपके पास सिम में मैसेज आएगा, कॉल से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यह भुगतान किसी भी माध्यम या उपकरण, चैनल और इंस्ट्रूमेंट जैसे कार्ड, वॉलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस आदि का उपयोग करके आमने सामने फेस टू फेस किया जाता है। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी 3 जनवरी 2022 को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). उद्देश्य छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना। भुगतान का माध्यम ऑफलाइन बिना इंटरनेट के। भुगतान हेतु उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ड्स, वॉलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस आदि। प्रति लेन देन की सीमा लिमिट 200 रुपये। समग्र लेन देन की सीमा ओवरऑल लिमिट्स 2000 रुपये। लागू एप्लीकेबल हुआ तत्काल प्रभाव से 3 जनवरी 2022 को। फीडबैक की अवधि सितंबर 2020 से जून 2021 को। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान हेतु प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक एडिशनल फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जैसे OTP या पिन नंबर आदि की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि भुगतान ऑफलाइन है, इसलिए ग्राहक को एक समयांतराल टाइम लैग के बाद सूचना अलर्ट SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। 2000 रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से हुई होगा तो 2000 रुपये तक ही आप भुगतान कर सकते हैं। इसी की तरीके से एक पेमेंट का नया ऑप्शन आया कि आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं QR कोड को स्कैन करके 5000 रुपये तक। ऑफलाइन भुगतान ग्राहक की विशिष्ट सहमति के बाद ही किया जा सकता है। मजदूरी दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन, आधार वर्ष में संशोधन। ऊपर वाला फिर से देख लेते हैं। तो ऑफलाइन मोड में जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें एक नंबर जारी किया जाता है, टोल फ्री नंबर। उस पर आपको अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना होता है। फिर आपको अपनी एक UPI जनरेट करनी होती है, वहाँ पे UPI की तरीके से एक ID जनरेट करनी होती है। तो उसके माध्यम से आप जब भी पेमेंट करते हैं तो उसको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप अमाउंट टाइप करेंगे कितना पेमेंट करना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके पास SMS आ जाएगा कि आपका इतना पैसा कट गया है। मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन। 24 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मजदूरी दर सूचकांक WRI का आधार वर्ष संशोधित करके 2016 100 कर दिया गया है, =100 कर दिया गया है। इससे पूर्व मजदूरी दर सूचकांक WRI का आधार वर्ष 1963 से 65 =100 था। नए आधार वर्ष 2016 =100 के साथ ही मजदूरी दर सूचकांक WRI की नई श्रृंखला भी जारी की गई है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जा रहा है। आधार वर्ष में यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन आदि की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। सूचकांक की नई श्रृंखला आधार वर्ष 2016 =100 के साथ प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 1 जुलाई को बिंदु दर बिंदु अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष में 2 बार संकलित की जाएगी। पुरानी श्रृंखला आधार वर्ष 1963 से 1965 =100 की तुलना में नई श्रृंखला आधार वर्ष 2016 =100 के तहत किए गए सुधार निम्न है। नई श्रृंखला 2016 =100 में कुल 37 उद्योगों को शामिल कवर किया गया है, जबकि पुरानी श्रृंखला 1963 से 65 =100 में 21 उद्योगों को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS अक्टूबर 2021 बुलेटिन। अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन SRS बुलेटिन 2021 जारी किया गया। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019 के संदर्भ में हैं। सर्वेक्षण में राज्यों को बड़े राज्यों बिग स्टेट्स, छोटे राज्यों स्मॉल स्टेट्स तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्गीकृत करके आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ बड़े राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक है। जन्म दर बर्थ रेट विगत 4 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हज़ार से गिरकर वर्ष 2019 में 19.7 प्रति हज़ार पर आ गई है। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार की 25.8, तो सबसे कम केरल की 13.5 है, जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार की 11.0 रही है।
वर्ष 2019 के संदर्भ में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश: बिहार 25.8, उत्तर प्रदेश 25.4, मध्य प्रदेश 24.5, राजस्थान 23.7, मेघालय 23.2। 2019 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः अंडमान निकोबार 11, गोवा 12.3, नागालैंड 12.7, त्रिपुरा 12.8, चंडीगढ़ 13। राष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 में 14.9 प्रति हज़ार से गिरकर 2019 में 6 प्रति हज़ार हो गई है। बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली 3.2 प्रति हज़ार, तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ 7.3 प्रति हज़ार रही है। वर्ष 2019 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः छत्तीसगढ़ 7.3, उड़ीसा तथा केरल 7.1, हिमाचल प्रदेश 6.9, पुदुचेरी 6.8। वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली 3.2, नागालैंड 3.5, दादरा नगर हवेली दमन और दीव 3.7, मिजोरम एवं चंडीगढ़ 4। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर IMR का वर्तमान स्तर वर्ष 2019 में प्रति हज़ार जीवित जन्म दर 30 शिशुओं की मृत्यु दर वर्ष 1971 के स्तर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 129 शिशुओं की मृत्यु की तुलना में घटकर लगभग 1/4 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का आंकड़ा जहां मिजोरम एवं नागालैंड में सबसे कम प्रत्येक 3 प्रति हज़ार दर्ज किया गया, वहीं मध्य प्रदेश में 46 प्रति हज़ार में यह सर्वाधिक है। वर्ष 2019 के संदर्भ में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः MP 46, UP 41, असम और छत्तीसगढ़ 40, उड़ीसा 38। वर्ष 2019 के संदर्भ में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मिजोरम और नागालैंड प्रत्येक में 3, सिक्किम में 5, केरल में 6, अंडमान निकोबार में 7। वित्तीय समावेशन सूचकांक 17 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए अपनी तरह के पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की शुरुआत की गई। इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 की अवधि के लिए यह 43.4 था। इस सूचकांक को RBI द्वारा सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों या विनियामक संस्थानों रेगुलेटरी बॉडीज़ के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पोस्ट के साथ साथ पेंशन क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को शामिल करते हुए अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचकों को 0 से 100 के बीच में अंक प्रदान करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन एक्सक्लूजन तथा 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन इंक्लूजन को प्रदर्शित करता है। इसके लिए 3 व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए, जिन्हें अलग अलग भारांक दिए गए हैं। पहला है पहुंच एक्सेस 35%, दूसरा उपयोग यूजेस 45%, तीसरा है क्वालिटी गुणवत्ता 20%। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क सितंबर 2021 में देश में वित्तीय डेटा साझा प्रणाली फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क AA नेटवर्क का अनावरण किया गया, जो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है। साथ ही ऋण प्रदाता तथा फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों की संभावित संख्या में अत्यधिक विस्तार भी हो सकता है। यह भारत में ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम है, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डेटा तक डिजिटल रूप में पहुंचने और इसे अन्य संस्थानों के साथ साझा करने में सशक्त बनाता है। यह प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफ़ायती बना सकती है। व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा को साझा नहीं किया जा सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर किसी ग्राहक के डेटा को पढ़ नहीं सकता है, साथ ही वह डेटा का पुनर्विक्रय भी नहीं कर सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर नए ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वे चयन के आधार पर डेटा को साझा करें,
ग्राहक साझा किए गए डेटा को वापस भी ले सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक या ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एवं कूट भाषा का इस्तेमाल करते हुए डेटा साझा करते हैं। धन्यवाद।